वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे झारखंड में जो हुए एग्ज़ाम है उन सभी के बारे में एक्सप्लेनेशन करेंगे और सभी के प्रश्नों के उत्तर हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो सवाल है, अंग्रेज़ों का झारखंड में जो सर्वप्रथम प्रवेश हुआ था वो किस ओर से हुआ था? तो देखिए, अंग्रेज़ों का जो सर्वप्रथम प्रवेश हुआ था वो झारखंड में सिंहभूम की ओर से हुआ था। किस ओर से हुआ था? झारखंड में जो सर्वप्रथम प्रवेश हुआ था वो सिंहभूम की ओर से हुआ था। इसका राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भूमिज विद्रोह का नेता कौन था? तो भूमिज विद्रोह का जो नेता था वो गंगा नारायण था, जैसा कि टिक किया हुआ है। अगला, भारत से विदेशों में बहुतायत में निर्यात की जाने वाली जो आम की है वो कौन सी प्रजाति है? तो देखिए, अल्फांसो आम जो है, जिसे दोस्तों जीआई टैग भी मिला है, ये भी आप लोग याद रखिए। कोरिलेट कर करके आप लोग सारे सवालों का आंसर भी आप लोग दीजिए, वैसे आने वाले एग्जाम में आप लोगों के लिए काफ़ी फ़ायदा होगा। तो भारत से विदेशों में बहुतायत में निर्यात की जाने वाली जो आम की प्रजाति है वो कौन सी आम है? तो वो अल्फांसो आम है। बाकी ये सभी चौसा, गौरजित और लंगड़ा ये सभी क्या है? इन सभी आमों के प्रकार हैं, लेकिन विदेशों में जो सबसे ज़्यादा निर्यात किए गए हैं इस बार वो अल्फांसो आम को निर्यात किया गया है। अगला सवाल है, मुगलों के समय झारखंड का प्रदेश जो है वो किस नाम से जाना जाता था? तो सवाल पूछ रहा है कि जो झारखंड है मुगलों के समय वो किस नाम से जाना जाता था? तो वो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, कुकरा। कुकरा प्रदेश के नाम से जाना जाता था। अगला सवाल है, घुमकड़िया क्या है? घुमकड़िया का क्या तात्पर्य है? ये जो घुमकड़िया होता है उसका तात्पर्य क्या है? तो ये जो घुमकड़िया है एक प्रकार का युवा गृह है। घुमकड़िया क्या है? एक युवा गृह है जिसमें युवाओं के रहने का एक स्थान होता है। आप लोग मनीष रंजन का जो झारखंड की किताब है उसे अवश्य पढ़ें, उनसे ही सारे सवाल पूछे गए हैं। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किस पर्व से पहाड़ी खड़िया की आर्थिक स्थिति उजागर होती है? देखिए, इसमें दो सवाल में इसमें आप लोगों को कन्फ्यूजन देखने को मिलेगा कि किस पर्व से पहाड़ी खड़िया की आर्थिक स्थिति उजागर होती है। पहाड़ी खड़िया के बारे में पूछ रहा है कि उन लोगों की जो इकोनॉमिकल कंडीशन है उसका उजागर जो है वो होता है। तो फागो, जेठ, नवा, सिखिया, माघे या कर्मा, इसमें दो ऑप्शन में कन्फ्यूजन है। एक बी ऑप्शन भी कुछ लोग बता रहे हैं और इसका एक सी ऑप्शन भी बता रहे हैं। तो आप लोग इसको कमेंट करके जरूर बताएं कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। अगला देखते हैं, आदिवासियों का निवास स्थान टंडा के नाम से जाना जाता था। यानी इनमें से चार ऑप्शन दिया हुआ है, आपको बताना है कि इन सभी में से कौन सा ऐसा है जो आदिवासियों का निवास स्थान टंडा के नाम से जाना जाता था। तो ये देखिए, बिरहोर जो है, बिरहोर आदिवासियों का जो निवास स्थान यानी रहने का स्थान जो है उसे टंडा के नाम से जाना जाता है। आदिवासियों में विधवा पुनर्विवाह को मयारी कहते हैं, यानी कौन सा ऐसा आदिवासी है जिसमें विधवा पुनर्विवाह हुआ उनको मयारी कहते हैं? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा उसका क्या हो जाएगा? कोरवा हो जाएगा। ठीक है। अगला देखिए, निम्नांकित स्थानों में से किसे मंदिरों का नगर के रूप में जाना जाता है? तो इसे आप लोग बहुत ही अच्छी तरह जानते होंगे, मलुटी। मलुटी को क्या बोलते हैं? मंदिरों के नगर के रूप में भी जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर। कैलाश पर्वत निम्न में से किस क्षेत्र में अवस्थित है? तो कैलाश पर्वत तिब्बत में अवस्थित है। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तिब्बत हो जाएगा। अगला सवाल है, पालकोट की गुफाएँ, जो पालकोट की गुफाएँ हैं वो कहाँ पे हैं? तो जो पालकोट की गुफा है वो झारखंड के गुमला राज्य में अवस्थित है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर। लोहा गलाना निम्नलिखित में से किस आदिवासियों का एक पारंपरिक पेशा है? तो ये असुरों का एक पारंपरिक पेशा है दोस्तों। किसका? असुरों का एक पारंपरिक पेशा है। मैंने कहा कि मनीष रंजन की किताब जो झारखंड की वो बहुत ही कारगर साबित हुई है। अगर वो आप लोग अच्छे से करेंगे तो झारखंड सीजल में भी आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार साबित होगी। अगला सवाल देखते हैं कि वंशागत संपत्ति, जो वंशागत संपत्ति होती है कि बिक्री पर, अगर आप वंशागत संपत्ति को अगर बेच रहे हैं तो उस पर जो कर लगता है वो कौन सा कर लगता है? तो वो जो होता है पूंजी लाभ कर होता है। कौन सा होता है? पूंजी लाभ कर होता है। अगला देखिए, अगला क्या है, निम्न में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य अपने वर्तमान स्वरूप में मुगल परंपरा से प्रभावित है? तो देखिए, मोहिनी अट्टम, भरतनाट्यम, कथकली, ऑप्शन से आप लोग छांट सकते हैं। ये सभी साउथ के हैं, लेकिन कथक कहाँ होता है? तो उत्तर प्रदेश में। इसीलिए अगर शास्त्रीय नृत्य अपने वर्तमान स्वरूप मुगल परंपरा से जो प्रभावित है वो इसका आंसर राइट आंसर क्या हो जाएगा? कथक, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला, विश्व की सर्वाधिक समस्यात्मक जलीय घास फूस कौन सी है? यानी विश्व की अगर सर्वाधिक हम बात करेंगे कि कौन सा ऐसा घास है, जलीय घास फूस जो समस्यात्मक है, तो वो हो जाएगा इक्छोर्निया। ठीक है, ऑप्शन ए नंबर। अगला, निम्न में से परमाणु बिजली घर और राज्य का कौन सा मेल गलत है? आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा परमाणु घर और बिजली घर जो है वो गलत है। देखिए, कलपक्कम कर्नाटक में सही है, काकरापार जो गुजरात में ये भी सही है, कुडनकुलम तमिलनाडु में ये भी सही है, कैगा जो है कैगा भी कहाँ पे है? तो कर्नाटक में है।
यानी और राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, निम्न में से कौन सी शहरी जीवन की विशेषता नहीं है। तो आपको बताना है कि निम्न में से शहरी जीवन की विशेषता कौन सी नहीं है। तो इसमें भी दो ऑप्शन, इसमें भी कन्फ्यूजन होता है, लेकिन मेरे ख्याल से इसका जो आंसर होगा अनौपचारिक संबंध, जो इनफॉर्मल टाइज होता है, वो इसका राइट आंसर होना चाहिए। कुछ लोग इसको ए भी दिए हैं, जो कि आप लोग कमेंट करके हमें बता सकते हैं इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए। अगला देखिए, 1947 से पहले जो 26 जनवरी है इसको क्या कहा जाता था। तो 26 जनवरी को जो पहले कहा जाता था वो पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में जिसे जाना जाता था। ठीक है, अगला सवाल देखिए, निम्न में से कौन सा सर्वाधिक घरेलू रासायनिक प्रदूषण का कारण है। जो सर्वाधिक घरेलू रासायनिक के बारे में बात किया तो घरों में सबसे ज़्यादा क्या होता है, तो कोयले से खाना भी बनता है, यानी कोयले का जलना। तो कोयले का जलना जो है वो सर्वाधिक घरेलू रासायनिक प्रदूषण का कारण है। अगला, निम्न में से कौन लौह धातु का एक अयस्क है, इसे आप देखते ही मार दिए होंगे, हेमेटाइट। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन सी। अगला देखिए, निम्न में से किसे 2019 में कुश्ती में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है। तो वो बजरंग पुनिया जी को जो है 2019 में कुश्ती में इन्हें क्या दिया गया है, तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है। अगला देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानव अधिकारों की विश्वव्यापी घोषणा को कब अपनाया गया। तो देखिए इसका आंसर आप इस तरह से भी बना सकते थे कि जो विश्व मानवाधिकार दिवस भी कब मनाया जाता है, तो वो 10 दिसंबर को मनाया जाता है। इसलिए अगर बात किया जाए कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानव अधिकारों की जो विश्वव्यापी घोषणा है उसको कब अपनाया गया था, तो वो जो घोषणा है उसको 10 दिसंबर 1948 को अपनाया गया था। चलिए अगला देखते हैं, जो अगला सवाल है, निम्न में से किन्हें भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक के रूप में जाना जाता है। तो वो विक्रम साराभाई। देखते हैं आप लोग इसका आंसर किए होंगे। ठीक है, अगला देखते हैं, भारत में दूसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है। देखिए सबसे बड़ी जनजाति जो भारत की है वो आपकी भील जनजाति है, लेकिन अगर दूसरी सबसे बड़ी जनजाति की बात किया जाए तो वो कौन हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा गोंड हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, सी नंबर। अगला देखते हैं, भारत के प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई रोरो फेरी किन दो स्थानों को जोड़ती है। तो जो रोरो फेरी है वो घोघा और दहेज को जोड़ती है। ठीक है, घोघा और दहेज को जोड़ती है, जो कि प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया था। इनमें में से कौन सा आपदा के बाद का उपाय है। तो जो आपदा यानी आपदा कहीं भी भूकंप आपदा वगैरह आया तो उसके बाद का जो उपाय है वो पुनर्निर्माण है, ऑप्शन ए नंबर। अगला देखिए, ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने नोबेल पुरस्कार जीता था। तो वो साहित्य के लिए इन्होंने नोबेल पुरस्कार जीता था। अगला देखिए, निम्नलिखित भारत के राज्यों में से कौन सा राज्य सर्वाधिक वन आच्छादित है। यानी निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा राज्य है जो सर्वाधिक फॉरेस्ट का डेंसिटी वहाँ पे पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मिजोरम हो जाएगा। अगला देखते हैं आंसर, राष्ट्रीय आपदा प्राधिकरण का जो गठन है वो कब किया गया था। राष्ट्रीय आपदा प्राधिकरण का जो गठन है वो 2005 में किया गया था। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। भारत में वायु परिवहन कब प्रारंभ किया गया। तो 2011 में 100 साल पूरा हुआ था, यानी 1911 में इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप को किस दिन स्वीकार किया गया था। ये तो आप लोग बता दीजिएगा, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा 22 जुलाई 1947 को इसका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का वर्तमान अध्यक्ष कौन है। तो वर्तमान पूछ रहा है, तो वर्तमान में अरुण कुमार जी हैं। वर्तमान में कौन है, वर्तमान में अरुण कुमार जी हैं। ठीक है, भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वो अरुण कुमार जी हैं। इसलिए इसमें आंसर जो है इनमें से तो कोई नहीं है, लेकिन कुछ लोग बोल रहे हैं कि या तो न्यायमूर्ति एच.एल. दत्तू हो सकते हैं या न्यायमूर्ति एस. आनंद होंगे, जो कि मेरे ख्याल से गलत है, यानी इसका आंसर जो होगा वो अरुण कुमार जी हो जाएंगे। अगला सवाल देखते हैं, किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक क्षमता है। यानी सौर ऊर्जा के विकास की अगर हाईएस्ट पोटेंशियल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सोलर एनर्जी की बात करें तो आपका कौन सा आंसर हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका राजस्थान हो जाएगा। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किस परमाणु ऊर्जा संयंत्र की सर्वाधिक क्षमता पूछ रहा है कि इनमें से किसकी क्षमता सबसे अधिक है। तो वो क्या हो जाएगा, तारापुर, जो कि महाराष्ट्र में है, तारापुर। ठीक है, कुछ लोग इसको कैगा भी बोल रहे हैं। आप राइट आंसर भी आप दोस्तों कमेंट में जरूर कर सकते हैं, लेकिन तारापुर इसका राइट आंसर होना चाहिए। अगला देखते हैं, भारत में सर्वाधिक जनजाति कौन सी है। तो भारत में जो सर्वाधिक जनजाति है मैंने बताया पहले ही सवाल में, वो हो जाएगा आपका राइट आंसर भील हो जाएगा। जो टोडा जनजाति मुख्यतः कहाँ पाई जाती है, इसे आप ट्रिक से भी बना सकते थे। ड आ रहा है यानी तमिलनाडु, यानी ये तमिलनाडु की मुख्यतः निवास स्थान है। ये टोडा एक जनजाति है जो कि एक छोटे से गांव में रहती है तमिलनाडु के। अगला देखते हैं, भारत में उचित पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए कितनी भूमि वनाच्छादित होने की सिफारिश की गई है। तो अगर भारत में उचित संतुलन बनाए रखना है अगर भूमि वनाच्छादित होने के लिए, तो वो जो क्राइटेरिया है वो 33% का रखा गया। यानी रिकमेंड जो किया गया फॉरेस्ट कवर के लिए, जो मेंटेन प्रॉपर इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए इंडिया में, वो 33% है। अब देखिए, भारत का बृहत्तम प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा मुंबई। अगला देखिए, हिंदी के पश्चात कौन सी भारतीय भाषा विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है।
हिंदी के पश्चात अगर देखा जाए भारतीय भाषा में, जो कि विश्व में हिंदी भी बोला जाता है, आप लोगों को मालूम होगा, लेकिन हिंदी के बाद अगर सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है तो हो जाएगा राइट आंसर इसका बंगाली। भारत के किस राज्य में सड़कों का घनत्व जो है वो सर्वाधिक है, तो वो आपका हो जाएगा केरल। क्या हो जाएगा? केरल। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, तो इसका आंसर होना चाहिए झांसी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? झांसी हो जाएगा। निम्नलिखित में से निम्नलिखित को कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए, यानी सातवाहन पहल, मतलब आपको इन्हें एक क्रम में कटुबद्ध, मतलब इसको कूट कर देना है, सही कूट का चयन आपको करना है। तो ये लगातार हो जाएंगे, सातवाहन, वाकाटक, चालुक्य, ठीक है, यानी इसका ऑप्शन जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। मौर्य साम्राज्य के पेशावर के निकट, जो मौर्य साम्राज्य के पेशावर के निकट, जो कि अभी वर्तमान में पाकिस्तान में है, उत्तर पश्चिम भाग में जो अशोक के शिलालेख थे वो अरामाइक लिपि में मिले थे। किसमें? अरामाइक लिपि में। चारवाक दार्शनिक प्रणाली जो है वो किससे संबंधित है, तो वो हो जाएगा लोकायत प्रणाली भी कहलाती थी। जो चारवाक प्रणाली है, यानी जो चारवाक फिलोसॉफिकल सिस्टम है, इज आल्सो कॉल्ड लोकायत सिस्टम, ठीक है, लोकायत प्रणाली, यानी इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा 44 का डी। 45 में देखते हैं, शैव संतों के लेखन के संग्रह को पांचवा वेद भी कहते हैं, यानी शैव संतों के एक लेखन है निम्नलिखित में से जिसे पांचवा वेद भी समझा जाता है, इनमें से कौन सा वो है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 45 का वो हो जाएगा कौन सा? तिरुमुराय। कौन सा हो जाएगा? तिरुमुराय। 46 देखते हैं, निम्नलिखित राज्यों में से दो भाइयों हरिहर तथा बुक्का ने किसकी स्थापना की थी, तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना इन्होंने की थी। अगला देखते हैं, पूर्वी भारत में प्रमुख भारतीय रोमन व्यापारिक स्थान कहाँ था, तो ये आपका हो जाएगा अरिकमेडु, यानी 47 का क्या हो जाएगा? ए नंबर। कल्हण की जो राजतरंगिणी है, एक पुस्तक है कल्हण के द्वारा लिखी गई राजतरंगिणी, उसी की तरह एक पुस्तक है गोडवाहु, ये किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये जो गोडवाहु पुस्तक है ये वाकपति के द्वारा लिखा गया है। अगला देखते हैं, विशिष्ट अद्वैत सिद्धांत के संस्थापक कौन थे, तो ये आपके हो जाएंगे रामानुजाचार्य, यानी ऑप्शन नंबर डी रामानुजाचार्य। अगला देखते हैं, अगला सवाल है, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद तथा 2.5 दिन का झोपड़ा, तो देखिए कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद दिल्ली में है, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद दिल्ली में है, और जो 2.5 दिन का झोपड़ा है अजमेर में है, यानी इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर। अगला देखते हैं, मध्यकाल की सरकार एक समग्र संरचना थी, ये विलय था, यानी देखिए इसमें 2 आंसर हो सकते हैं, ऐसे मैं भी कंफर्म नहीं हूँ, आप लोग इसका आंसर जरूर दीजिए क्या हो सकता है, मैं भी कन्फ्यूजन में हूँ। 51 का ए या डी हो सकता है। अगला देखिए, प्रथम भारतीय शिक्षा आयोग की नियुक्ति किसने और किस वर्ष की, तो लॉर्ड रिपन ने वर्ष 1882 में, ये इनका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। भू राजस्व की स्थापना, देखिए भू राजस्व की अस्थायी बंदोबस्त एवं रैयतवाड़ी प्रणाली क्रमशः शुरू की गई थी। देखिए अस्थायी बंदोबस्त जो था वो बंगाल में किया गया था, और जो रैयतवाड़ी प्रणाली क्रमशः शुरू किया गया था वो मद्रास में शुरू किया गया था, यानी ऑप्शन के हिसाब से अगर देखा जाए 53 का, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा। 54 देखिए, आधुनिक भारत के इतिहास की निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए, तो इसका राइट आंसर देखिए इसमें कन्फ्यूजन है, इसमें चूँकि अब इसका अलग अलग आंसर दिया है, लेकिन मेरे ख्याल से जो इसका आंसर होना चाहिए था वो पहले ए होना चाहिए था, उसके बाद डी, उसके बाद सी और उसके बाद बी होना चाहिए था, ठीक है, लेकिन इसका आंसर पता नहीं, कुछ लोग बता रहे हैं सी नंबर, कुछ लोग बी नंबर, इसलिए आप लोग इसको कमेंट करके जरूर बताइए। देखिए स्वदेशी आंदोलन कब हुआ था, तो 1905 में होता, मार्लियामेंटो 1919 में होता, लखनऊ समझौता 1916 में होता, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी, तो 1906 में हुई थी। तो सबसे पहले आना चाहिए था ए के बाद डी आना चाहिए था, 1906 में हुई थी मुस्लिम लीग की स्थापना, तो ए के बाद डी है ही नहीं, इसलिए इसका आंसर आप लोग जरूर दीजिए कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। निम्न में से कौन सा भारतीय राज्य भूटान के साथ सीमा नहीं बांटता है, तो भूटान के साथ जो है वो आपका बिहार नहीं बांटता है, यानी बिहार इसके साथ सीमा साझा नहीं करता है। निम्न में से भारत के किस भाग में सामान्यतः प्रवाल द्वीप पाए जाते हैं, तो प्रवाल द्वीप जो है वो लक्षद्वीप के निकट पाए जाते हैं, यानी ऑप्शन बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वायत्त शुरू किए, तो प्रांतीय स्वायत्त की अगर बात करें, यानी ऑटोनॉमी इन ब्रिटिश इंडिया, तो हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935, स्वायत्त शासन की शुरुआत की थी और भारत शासन अधिनियम 1935 की। तो भारत में प्रिंटिंग प्रेस किसने और कब शुरू किया, तो ये पुर्तगालियों ने वर्ष 1550 में इसे शुरू किया। पुर्तगालियों ने कब किया था, तो वर्ष 1550 में किया था। भारत में निम्न में से किस तटीय प्रदेश में उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा होती है, यानी उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा कहाँ पे होती है, तो आपको हो जाएगा कोरोमंडल तट। कौन सा हो जाएगा, कोरोमंडल तट। निम्न में से कौन सा कथन पृथ्वी गति के संदर्भ में सत्य है, तो देखिए निम्नलिखित में से कोई भी कथन सत्य नहीं है, यानी दोनों कथन असत्य हैं, इसका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, भारतीय उपसंग्रह
उपग्रह श्रृंखला इनसेट एक उदाहरण है। जो इनसेट जो एक उपग्रह है कि उपग्रह का एक श्रृंखला है इनसेट, यह किसका उदाहरण? तो ये हो जाएगा मौसम विज्ञान संबंधित जो उपग्रह है वही इनसेट है। ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्न में से कौन सा विशेष लक्षण नर्मदा नदी के लिए उपयुक्त है? यानी जो संरचनात्मक मूल है, यानी जो स्ट्रक्चरल ओरिजिनल, यानी इस नर्मदा नदी में मानव के मूलभूत इकाइयों के मतलब प्रमाण मिले, इसलिए जो स्ट्रक्चरल ओरिजिन हो जाएगा वो आपका हो जाएगा नर्मदा नदी हो जाएगा। देखिए अगला सवाल 63 नंबर देखते हैं क्या है कि भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार किस भारतीय राज्य में ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई है? तो नागालैंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नागालैंड हो जाएगा। अगला है निम्न में से कौन सा कथन भारत की लेटेराइट मृदा के संदर्भ में सत्य है? यानी लेटेराइट मृदा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य हो जाएगा? तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन सी केवल एक सत्य है। यानी लेटेराइट मृदा जो है उच्च तापमान और भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में ही विकसित होती है। निम्न में से किस क्षेत्र में जल का उपयोग भारत में सर्वाधिक है? तो कृषि क्षेत्र में जो है वो जल का सर्वाधिक उपयोग किया जाता है। आप लोग देख सकते हैं कृषि करने में बहुत ज़्यादा ही जल की आवश्यकता पड़ती है। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से किस भारतीय राज्य में नगरों की जो संख्या है वो सर्वाधिक है? अगर नगरों की संख्या सर्वाधिक देखा जाए तो वो उत्तर प्रदेश में नगरों की संख्या सर्वाधिक है। अब देखिए इसमें भी बहुत सारा लोगों का कन्फ्यूजन है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। नहीं का बात किया है तो इसमें कुछ लोगों ने बी किया है। ये देखिए ये सीरीज सी है, ठीक है। ये कौन सी सीरीज है? ये सी है। इसलिए इनमें से कुछ लोगों ने ऑप्शन को बी को किया है और कुछ लोगों ने इसे डी भी माना है, लेकिन मेरे ख्याल से इसका जो आंसर उसका ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला देखिए निम्नलिखित में से कौन सा वाद जमींदारी व्यवस्था से संबंधित है? तो देखिए ये सभी ही जमींदारी व्यवस्था से संबंधित हो जाएंगे, यानी ऑप्शन 1, 2, 3 और 4 ये सभी आंसर हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य विधानसभा में आंग्ल भारतीयों के प्रतिनिधित्व से संबंधित है? तो ये आपका हो जाएगा अनुच्छेद 333। यह किसने कहा कि न्यायिक सक्रियतावाद को न्यायिक जोखिमवाद नहीं होना चाहिए? तो देखिए इसमें दो कन्फ्यूजन है। कुछ लोगों ने न्यायमूर्ति एएस आनंद बोला है, कुछ लोगों ने न्यायमूर्ति पीएन भगवती बोला है। तो मेरे ख्याल से तो पीएन भगवती ही होनी चाहिए, लेकिन कुछ लोगों ज़्यादा का कहना है कि न्यायमूर्ति एएस आनंद है, क्योंकि मैं भी बहुत सारे यूट्यूब में देखा हूँ तो उन लोगों ने न्यायमूर्ति एएस आनंद भी बोल दिया है, लेकिन मेरे ख्याल से न्यायमूर्ति पीएन भगवती होना चाहिए। आप लोगों का क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगला सवाल देखिए, संघ लोक सेवा आयोग राज्य की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सहमत हो सकता है, ठीक है। तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा राज्यपाल की मांग और राष्ट्रपति की संस्तुति पर, यानी ऑन रिक्वेस्ट ऑफ द गवर्नर विथ अप्रूवल ऑफ द प्रेसिडेंट। यानी राष्ट्रपति की संस्तुति पर ही राज्यपाल की मांग जब होगी तो संघ लोक सेवा आयोग राज्य की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सहमत हो सकता है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला 72 देखते हैं कि भारत में नियोजन के संदर्भ में क्या सत्य है? तो देखिए नियोजन के संदर्भ में यानी प्लानिंग इन इंडिया के बारे में जो ट्रू है वो बताना है आपको। राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं सामाजिक नियोजन का प्रस्ताव कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने अगस्त 1937 में वर्धा बैठक में स्वीकृत किया, ये भी सही है। हरिपुरा के अपने अध्यक्षीय भाषण में जो सुभाष चंद्र बोस जी ने योजना आयोग के माध्यम से राष्ट्र राज्य व्यापक नीतियों को स्वीकार करेगा की घोषणा की, ये भी सही है। मोदी सरकार ने भी योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया, ठीक है। इसका जो पहले नीति आयोग का जो पहले नाम था वो क्या था? तो प्लानिंग कमीशन यानी योजना आयोग था, ठीक है। अगला देखिए, सुभाष चंद्र बोस ने 1938 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति के निर्माण की घोषणा की, यानी सभी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सभी सही हो जाएगा। ये बुकलेट नंबर सीरीज सी का मैं आप लोगों को करा रहा हूँ। नगरपालिका का सदस्य चुने जाने के लिए कोई व्यक्ति निर्धारित नहीं होगा। कब कोई व्यक्ति निर्धारित नहीं होगा? अगर वो 18 साल की सीमा पर है तो भी उसे निरसित नहीं किया जा सकता है। अगला देखिए, डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट इन इंडिया फॉर सोशलिज्म टू प्रो बिजनेस, यानी एक किताब का नाम है जिसका नाम है डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट इन इंडिया फ्रॉम सोशलिज्म टू प्रो बिजनेस। इसके जो लेखक हैं वो अतुल कोहली साहब हैं। कौन है? इसके जो लेखक हैं वो अतुल कोहली हो जाएंगे। अगला देखिए, अगला सवाल क्या कहता है? सुशासन यानी गुड गवर्नेंस के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? यानी गुड गवर्नेंस के संबंध में यानी धार्मिकता नहीं आनी चाहिए, धार्मिकता एवं भावुकता का रिलेशन नहीं आना चाहिए, ठीक है। अगला देखते हैं, भारत में जो टैक्स प्रोविजन है यानी अंडर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन ऑफ टैक्स असाइनमेंट इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टैक्स एक्सक्लूसिवली इम्पोज्ड एंड कलेक्टेड बाय द स्टेट्स, यानी कौन सा ऐसा टैक्स है जो पूरी तरह से राज्य द्वारा लगाया भी जाता है और वसूला भी जाता है? तो जो लैंड रेवेन्यू है दोस्तों वो हो जाएगा इसका राइट आंसर, वो जो कि राज्य द्वारा लगाया भी जाता है और वसूला भी जाता है, ठीक है।
अगला देखिए, पंचायतों की वित्तीय अवस्था का मूल्यांकन करने के लिए वित्त आयोग के गठन का प्राधिकार किसको प्राप्त है। यानी पंचायतों की जो वित्तीय अवस्था का मूल्यांकन करने के लिए वित्त आयोग के गठन का जो प्राधिकार है वो किसके पास है, तो आपका हो जाएगा राज्य के जो गवर्नर है उनके पास ये अधिकार होता है। अगला देखते हैं, भारतीय राजकोषीय संघवादी व्यवस्था में संसाधनों का केंद्र द्वारा राज्यों को आवंटन किया जाता है। ये तो आप लोगों को मालूम होगा। वर्तमान में निम्न में से कौन सा संसाधनों के आवंटन का एक माध्यम नहीं है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मीन्स ऑफ रिसोर्स एलोकेशन एट प्रेजेंट, जो कि एक माध्यम अभी नहीं है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा गाडगिल सूत्र के अंतर्गत जो भी योजना कार्यान्वयन के लिए स्थानांतरण है वो इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा, यानी ये नहीं होगा आंसर। निम्न में से कौन सा क्रम सही है जिसमें दर्शित विकास के मापकों को प्रस्तावित किया गया है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर इन विच द मेंशन्ड मेजर्स ऑफ डेवलपमेंट वर इंट्रोड्यूस्ड, यानी विकास के मापकों को प्रस्तावित किया गया है उसके बारे में आपको इसका राइट ऑप्शन देना है। देखिए, इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए प्रति व्यक्ति आय, यानी PQLI और HDI, यानी PQLI और HDI कौन सा है, तो ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। ठीक है, पर कैपिटा इनकम जो होता है, पर कैपिटा इनकम वही हो जाएगा। भारत के केंद्रीय बजट में राजकोषीय घाटे का तात्पर्य क्या होता है, तो देखिए राजकोषीय घाटा बताता है कि सरकार को अपने खर्चों को पूरा करने के लिए कितने और पैसों की ज़रूरत पड़ेगी, कितने और पैसों की ज़रूरत है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला देखिए, भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना PC महालनोबिस द्वारा विकसित एक आर्थिक मॉडल पर आधारित थी, तो यानी इसका आंसर जो जाएगा हो जाएगा डी नंबर। 82 हम लोग आ गए हैं कि भारत में शीर्षक पंक्ति वाली मुद्रास्फीति आधारित होती है, यानी इन इंडिया हेडलाइन इन्फ्लेशन जो होता है इज बेस्ड ऑन, यानी इन्फ्लेशन जो है इंडिया में वो किस पे बेस्ड होता है, तो आपका कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कंबाइन होता है, यानी CPIC हो जाएगा। क्या हो जाएगा, CPIC। अगला देखते हैं, नीति आयोग ने प्रत्येक राज्य संघ या राज्य क्षेत्र के लिए समेकित सूचकांक का विकास किया है जो प्रत्येक संधारणीय विकास के लक्ष्य की ओर होने वाली प्रगति को संकलित करता है और राज्यों को प्राप्तिकर्ता, अग्रणी, निष्पादक और आकांक्षी में वर्गीकृत करता है। इस समेकित सूचकांक के आधार पर निम्न में से कौन सा एक अग्रणी राज्य नहीं है, तो इनमें तो सभी अग्रणी राज्य ही हैं, लेकिन अगर ऑप्शन से देखा जाए तो तमिलनाडु सबसे ज़्यादा है, गुजरात है, केरल है, लेकिन हिमाचल प्रदेश थोड़ा सा कम लगता है। लेकिन कुछ लोग इसका आंसर गुजरात भी टिक किए हैं, लेकिन इसका राइट आंसर हिमाचल प्रदेश होना चाहिए। आप लोग कमेंट जरूर कीजिए इस पर भी। अगला सवाल है, भारत में शीर्षक पंक्ति वाली मुद्रास्फीति आधारित होती है, तो भारत में जो शीर्षक पंक्ति वाली मुद्रास्फीति है वो किस पे आधारित होती है, तो आपके जो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन डी नंबर, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPIC पे हो जाएगा। क्या हो जाएगा, CPIC पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, एक मैंने इसी तरह से एक और CPIC पे 82 नंबर लगता है कि 2 बार मैं इसको लिख लिया हूँ, इसलिए मैं इसको इग्नोर करके आगे बढ़ता हूँ। देखिए अब आ गया 84 नंबर, देश के 29 राज्यों, जो कि अब एक कम हो गया है, और मतलब कि जितने राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के 312 शहर कस्बों में आच्छादित भारत सरकार के राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता मॉनिटरिंग कार्यक्रम NAMP, ठीक है, के अंतर्गत निम्न में से किस मिश्रण को सभी जगहों पर नियमित मॉनिटरिंग के लिए चिन्हित किया गया है। तो देखिए 84 में एक B और एक C, ये दोनों में कन्फ्यूजन है, तो मेरे ख्याल से इसका जो आंसर होना चाहिए वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। लेकिन कुछ लोगों ने इसका आंसर जो है D दिया है, तो इसके भी आप लोग कमेंट कीजिए। सल्फर डाइऑक्साइड, SO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, NO2 निलंबित कणीय पदार्थ PM10 और सूक्ष्म कणीय पदार्थ जो कि PM2.5 है। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सी एक संस्था ब्रेटन वुड्स संस्थानों से संबंधित नहीं है। तो देखिए ब्रेटन वुड्स संस्थानों में आपको सबसे पहले विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, विश्व व्यापार संगठन, वर्ल्ड ट्रेड मतलब ऑर्गेनाइजेशन, और देखिए ये तीनों आते हैं, ये तीनों ही आते हैं ये ब्रेटन वुड्स संस्थानों से। लेकिन अगर UNO की बात करें, यूनाइटेड नेशंस की, तो ये 24 अक्टूबर 1945 को ही इसका स्थापना हो गया था, जो कि ब्रेटन वुड्स संस्थानों से संबंधित नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हिग्स बोसोन को इससे भी जाना जाता है, यानी हिग्स बोसोन को मतलब किसका एक और नाम हिग्स बोसोन है। हिग्स बोसोन आर आल्सो नोन एज, तो गोड कण यानी गोड पार्टिकल्स के नाम से भी ये जाने जाते हैं, यानी इसका आंसर हो जाएगा C नंबर। यदि एक समय अंतराल में बाजारी शक्तियों द्वारा विनिमय दर, यानी जो एक्सचेंज रेट चेंजेस फ्रॉम ₹60 to 65 इन अ टाइम पीरियड बाय द मार्केट, यानी कहना चाह रहा है कि यदि एक समय अंतराल में यानी कोई समय है, अब बाजारी शक्तियों द्वारा विनिमय दर ₹60 प्रति डॉलर से बदलकर ₹65 प्रति डॉलर हो जाती है,
तो आपको बताना है कि निम्नलिखित में से क्या होगा। रुपए का अधिमूल्यन होगा, विनिमय दर में यानी नो चेंज इन एक्सचेंज रेट हो जाएगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा विनिमय दर में, यानी एक्सचेंज रेट में कोई परिवर्तन नहीं होगा। कैसे नहीं होगा? रुपए का मूल्य ह्रास होगा, यानी रुपये का क्या होगा, डिप्रिसिएशन ऑफ रुपी हो जाएगा, ये रुपये का अवमूल्यन हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर जो आएगा रुपये का अवमूल्यन हो जाएगा, डिवैल्यूएशन ऑफ रुपी हो जाएगा। इसमें भी कन्फ्यूजन है, कुछ लोगों का कहना है कि नहीं रुपये का मूल्य ह्रास होगा, लेकिन नहीं, इसका जो आंसर हो जाएगा रुपये का डिवैल्यूएशन ऑफ रुपी ही इसका आंसर होना चाहिए। गुणसूत्रों की वंशागत का सिद्धांत किसने दिया था? जो गुणसूत्रों की वंशागत जो था उसका सिद्धांत किसने दिया था? तो वो सूटन व बोवेरी ने दिया था। मेंडल तो कुछ और दिए थे, मेंडल इसका आंसर थोड़े होगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? सूटन व बोवेरी हो जाएगा, सूटन एंड बोवेरी। अगला देखते हैं, हवा में प्रकाश की चाल निर्भर करती है। हवा में जो प्रकाश है, प्रकाश की चाल किस पे निर्भर करती है? तो ये आपके हो जाएगा डेंसिटी पे, यानी घनत्व पे इसका आंसर हो जाएगा। यानी इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, घनत्व पे इसका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन कीट नहीं है? इसका आंसर एकदम आसान सवाल है, इसका ऑप्शन कमेंट में इसका आंसर दीजिए आप लोग। एकदम आसान सवाल पूछा गया है कि विच इज नॉट एन इंसेक्ट, निम्नलिखित में से कौन इंसेक्ट नहीं है? अब देखिए, प्रकाश उत्सर्जक डायोड के कार्य करने का सिद्धांत क्या है? जो प्रकाश उत्सर्जक डायोड है वो किस सिद्धांत पे कार्य करता है? तो वो काम करता है आपका वैद्युत संदीप्ति पे काम करता है, यानी इलेक्ट्रोल्यूमिनेसेंस भी इसको बोलते हैं, वैद्युत संदीप्ति पे काम करता है। निम्न में से कौन सा विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण नहीं है? तो इसे तो आप लोगों ने आसान से बना दिया होगा। एक्स किरण है, गामा किरण है, पराबैंगनी किरण है जो कि बहुत खतरनाक किरण है, यानी इसका जो आंसर हो जाएगा पराध्वनिक तरंग हो जाएगा। अगला देखिए 93 नंबर पे हम लोग आ गए हैं। फैक्स एवं इलेक्ट्रॉनिक मेल प्रेषण में प्रयुक्त सूचना संकेत का रूप होता है, यानी जो द फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन सिग्नल जो यूज करते हैं हम लोग सेंडिंग फैक्स एंड ईमेल में, वो किस रूप में हम लोग भेजते हैं? तो एनालॉग में कि इसको डिजिटल में भेजते हैं? तो ये हम लोग जो भेजते हैं वो हम लोग किस में भेजते हैं? ये आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका विद्युत चुंबकीय डिजिटल सिग्नल में ही होना चाहिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका मेरे ख्याल से डिजिटल सिग्नल ही होना चाहिए, डिजिटल सिग्नल, ठीक है। क्योंकि हम लोग भेजते हैं मेल और फैक्स वगैरह, तो उसमें हम लोग को एनालॉग वगैरह का कोई जरूरत नहीं, सारा चीज़ उसमें रहता है। बस हम लोग को नेट के जरिए इसको क्या करते हैं, हम लोग फैक्स एवं इलेक्ट्रॉनिक मेल को भेज देते हैं, यानी डिजिटल सिग्नल ही इसमें हम लोग को यूज़ करते हैं और कोई सिग्नल इसमें यूज नहीं करते हैं। पौधों के द्वारा ली जाने वाली जो नाइट्रोजन है, यानी नाइट्रोजन का रूप क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा नाइट्रेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नाइट्रेट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला सवाल क्या कहता है कि क्वांटम सूचना का मूल मात्रक क्या है? तो देखिए, आप आंसर से इसको क्वेश्चन को ऑप्शन से छाट सकते हैं, बाइट, गीगाबाइट, बाइट यानी बजिया, क्यूबिट। क्वांटम सूचना का मूल मात्रक क्या है? क्यूबिट, ऑप्शन नंबर सी। मेघ संगणन सेवा यानी जो क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज है डज नॉट इंक्लूड, यानी क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज में निम्नलिखित में से किसे सम्मिलित नहीं किया गया है? तो देखिए, जो वैद्युत चुंबकीय वर्णक्रम आवंटन, इसको शामिल नहीं किया गया है, यानी ऑप्शन इसका बी राइट आंसर होना चाहिए। 97 देखते हैं कि मैक्रोनी गेहूं का जो वानस्पतिक नाम है वो क्या है? तो वो ट्रिटिकम ड्यूरम है, ट्रिटिकम ड्यूरम इसका वानस्पतिक नाम है। प्रथम शाकनाशी का विश्व में उत्पादन जो था 2,4-D, क्या हो जाएगा? 2,4-D। मूंगफली का अत्यधिक हानिकारक रोग क्या है? तो मूंगफली का जो अत्यधिक हानिकारक रोग है वो शायद टिक्का होना चाहिए, ऐसे आप लोग देख सकते हैं। मक्का, आलू, मूंग फसल चक्र, ये उदाहरण क्या है? तो देखिए, मैज, पोटैटो, शुगर कैन, ये जिसे रैटून भी बोलते हैं मूंग, इज़ द एग्जाम्पल ऑफ क्रॉप रोटेशन, यानी इसका जो फसल चक्र है वो 2 वर्षीय है, यानी साल भर में 2 बार इसका मतलब साल भर में 2 बार इसका उत्पादन होता है, ठीक है, ये कहना चाह रहा। तो इसका क्या हो जाएगा? 2 वर्षीय हो जाएगा। तो हमने इस तरह से जेपीएससी में पूछे गए पेपर 1 के जो सीरीज सी था, जो बुकलेट सीरीज है वो कौन सी है? सी। उसे मैंने सारे 100 क्वेश्चन किए हैं। इनमें से कुछ क्वेश्चंस के बारे में डाउट है वो आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। और आने वाले एग्जाम झारखंड सीजीएल के लिए भी इस पर तैयारी कराई जा रही है। आप लोग इस चैनल से बने रहें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।